ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हम लोग शब्द खंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है कि शक्ति ग्रह के उपाय क्या क्या हैं। तो शक्ति ग्रह के 8 उपाय की चर्चा हमको करनी है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है व्याकरण। व्याकरण से शक्ति ग्रह होता है। तो वहां पर चर्चा हुई कि क्वचित सति बाधके त्यज्यते, कहीं पर बाधक होने पर उसका परित्याग कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया, जो वैयाकरण है उनके मत में आख्यात की कर्ता में शक्ति है। तो चैत्र पचत इस प्रयोग में पच धातु का अर्थ हो गया पाक, ती का अर्थ हो गया कर्ता, आख्यात का अर्थ हो गया कर्ता। तो पाक कर्ता, उस कर्ता का चैत्र के साथ अभिधान में बोध होता है, चैत्रा भिन्न पाक कर्ता। किंतु नैयायिक कहते हैं आख्यात की शक्ति आप कर्ता में यदि मानते हैं तो कर्ता में अनंत है, कर्ता अनेक होते हैं। और शक्यता अवच्छेदक कर्तृत्व, कर्तृत्व कृति ही, कर्तृत्व ही कृति है, क्योंकि कर्ता शब्द का अर्थ होता है कृतिमान। तो कर्तृत्व अर्थात कृतिमत्व अर्थात कृति ही। तो शक्यता अवच्छेदक कृति होगी तो कृति भी प्रतिपुरुष वेदेना भिन्ना भिन्ना होती है। तो शक्यता अवच्छेदक में भी अनंत होता है, इस प्रकार उसमें गौरव है। अतः शक्ति माननी चाहिए कृति में। तो आख्यात की शक्ति कृति में है, तो शक्यता अवच्छेदक कृतित्व है, तो कृतित्व जाति एका। अतः इस प्रकार से शक्यता अवच्छेदक में लाघव होने के कारण कृतौ शक्ति ही, यह नैयायिकों का कथन है। सावधबोध कैसे होगा? तो सावधबोध जो नैयायिक के मत के अनुसार प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक सावधबोध होता है। तो चैत्र पचती, चैत्र है प्रथमांत है, उसको हम मुख्य विशेष से बनाएंगे। और पच धातु का अर्थ हो गया पाक, ती का अर्थ हो गया कृति। तो पाकानुकूला कृति, पाक का अनुकूलत्व संबंध से कृति में अन्वय करेंगे। पाक का अर्थ हुआ विकलित अनुकूलो व्यापार, तो व्यापार की जनिका कृति होती है। तो जब चैत्र प्रयत्न करता है तो पाक की उत्पत्ति होती है। तो पाकानुकूला कृति हुई, वह कृति चैत्र में आश्रयता संबंध से अन्वित होगी। ठीक है, कृति चैत्रादो प्रकारी भूय भाषते, वो प्रकारतया उसका भान हो जाएगा। तो पाकानुकूल कृतिमान चैत्र, इस प्रकार का सावधबोध नैयायिक के मत में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न उपस्थित हुआ वह प्रश्न है कि अब आख्यात का अर्थ जब आप कृति कहेंगे तो कर्ता अनुक्त हो गया आख्यात के द्वारा, अनभिहित हो गया। तो अनभिहित कर्तरी तृतीया, कर्तृकरण तृतीया, तो कर्ता की अनविधान होने पर तृतीया होती है। तो चैत्र पचती, यहाँ पर चैत्रेण पचती ही ऐसे प्रयोग की आपत्ति आएगी। कर्तहु अनविधानात् चैत्रादि पदोत्तरम तृतीया स्यात्, ये प्रश्न है। तो हम लोगों ने उसका उत्तर दिया कि कर्तरी संख्या अनविधान से तत्र तंत्रत्वात्। कर्तृकरण तृतीया इस सूत्र में जो कहा गया है कि कर्ता के अनुक्त होने पर, अनभिहित होने पर कर्तृवाचक पदोत्तर तृतीया विभक्ति होती है। तो वहां पर हमको समझना चाहिए कर्ता के अनविधान होने पर नहीं, अपितु कर्तृगत जो संख्या है उसके अनविधान होने पर तृतीया होती है। तो चैत्र पचती, चैत्र ग्रामम गच्छति इत्यादि प्रयोगों में जो कर्तृगत संख्या है, एकत्व संख्या, वो आख्यात के द्वारा अभिहित है। अतः यहाँ पर तृतीया की आपत्ति नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमने चर्चा, पिछले पाठ में यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्रश्न बनाना है। प्रश्न ये बनाना है, चलो ठीक है, आपने क्या कहा कि कर्तृगत संख्या के अनभिहित होने पर कर्तृवाचक पदोत्तर में तृतीया होती है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु प्रश्न यह है कि चैत्र तंडुलम पचती, ऐसा जब हम प्रयोग लेंगे तो चैत्र पदोत्तर सु है, उसका भी अर्थ एकत्व है, चैत्र में भी एकत्व का अन्वय होना है और तंडुल में भी एकत्व का अन्वय होना है। तो प्रश्न है कि आख्यात के द्वारा उपस्थाप्य जो एकत्व है उसका अन्वय कहाँ होगा, चैत्र में होगा या तंडुल में होगा?
चैत्रगत जो संख्या है वही आख्यात के द्वारा उक्त है, चंडूलगत जो संख्या है वो आख्यात के द्वारा उक्त नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है, क्या युक्ति है, कौन संख्या विधान योग्य होता है? आख्यातार्थ जो संख्या है, तार से संख्या प्रकारक जो बोध है उस बोध का विशेष्य कौन होता है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न हुआ। उस प्रश्न के उत्तर में आगे ग्रंथकार कहते हैं, संख्या विधान योग्य कर्मत्वादनवरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य। एक उन्होंने नियम बना दिया, संख्या विधान योग्य कौन होगा, अर्थात आख्यातार्थ जो संख्या है उस संख्या का अन्वय किसके साथ होगा, संख्या प्रकारक अन्वय का विशेष्य कौन होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक नियम बना दिया, कर्मत्व आदि से जो अनवरुद्ध हो और जो प्रथमांत पदोपस्थाप्य हो उसमें संख्या का अन्वय होना है। तो यहाँ पर कर्मत्वाद अनवरुद्ध जो ग्रंथकार ने कहा उसका अर्थ हम करेंगे कर्मत्वादो विशेषणत्वेन अनन्वित। तो यहाँ पर एक उदाहरण पर हम विचार करते हैं। हमारा उदाहरण है चैत्र ग्रामम गच्छति। तो यहाँ पर बोध किस प्रकार का होना है कि ग्राम अनिष्ट कर्मता, देखिए ग्राम पद का अर्थ हुआ ग्राम, अम का अर्थ हुआ कर्मत्व, तो ग्राम का कर्मत्व में अन्वय होगा निष्ठत संबंध है न, ग्राम अनिष्ट कर्मता, ग्राम में कर्मता है तो ग्राम वृत्ति या कर्मता, ठीक, ग्राम अनिष्ट कर्मता। तार से कर्मता का निरूपक जो गमन, गम धातु का अर्थ हो गया गमन, उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार। और ती आख्यात का अर्थ है कृति, तो गमन का कृति में अनुकूलत्व संबंध से अन्वय करेंगे, इस कृति का आश्रयता संबंध से चैत्र में अन्वय करेंगे। तो ग्राम अनिष्ट कर्मता निरूपक गमनानुकूल कृतिमान चैत्र, ऐसा हमको यहाँ पर बोध होना है, ठीक। अब प्रश्न है यहाँ पर चैत्र संख्या विधान योग्य है अथवा ग्राम संख्या विधान योग्य है। आख्यातार्थ जो संख्या एकत्व उसका अन्वय किसमें होना है, चैत्र में होना है अथवा ग्राम में होना है। तो उसके लिए हमने नियम बनाया जो कर्मत्व आदि से अनवरुद्ध हो, अर्थात कर्मत्व में विशेषणत्व जो अनन्वित हो और जो प्रथमांत पदोपस्थाप्य हो। तो जो चैत्र है इसको लीजिए, तो चैत्र जो है बोध में वो विशेष्य बनता है, चैत्र कहीं पर भी विशेषणत्व अन्वित नहीं है, वो विशेष्य है। अतः कर्मत्वादो विशेषणत्व अनन्वित हो गया, अर्थात कर्मत्वादि से अनवरुद्ध हो गया चैत्र। और ये प्रथमांत पदोपस्थाप्य भी है, चैत्र करता है तो प्रथमांत पदोपस्थाप्य है, ठीक है। किंतु ग्रामम यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राम कर्मत्व में विशेषण है, ग्राम का हम निष्ठत्व संबंध से कर्मता में अन्वय कर रहे हैं। तो ग्राम अनिष्ट कर्मता जब हम कह रहे हैं तो ग्राम विशेषण हो गया और उसका विशेष्य हो गया कर्मता, ग्राम अनिष्टम कर्मत्वम। तो ग्राम का निष्ठत्व संबंध से कर्मत्व में हम अन्वय कर रहे हैं, तो ग्राम हो गया प्रकार और कर्मत्व हो गया विशेष्य। तो ग्राम जो है वो कर्मत्व आदि से अवरुद्ध हो गया, कर्मत्व से अवरुद्ध हो गया, कर्मत्व में विशेषणत्व अन्वित हो रहा है। अतः कर्मत्वाद्यनवरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य भी नहीं है, वो कर्म होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति वहां पर हो जाएगी। अतः ग्राम संख्या विधान योग्य नहीं हुआ। तो जो आख्यातार्थ संख्या है उसका अन्वय चैत्र में होगा, ग्राम में नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक नियम बन गया, संख्या विधान योग्यश्च कर्मत्वादि अनवरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य, ठीक है, स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्मत्वादित्यस्य इतर विशेषणत्वेन तात्पर्य विषयत्वम् अर्थः तेन चैत्र एव मैत्रो गच्छति इत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः। अब देखिए, हमने संख्या विधान योग्यश्च कर्मत्वादनवरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य ऐसा कहा है, ठीक है, इसको भूलना नहीं क्योंकि इसी पर हम आगे चर्चा बढ़ाने वाले हैं। हमने सामान्य रूप से कर्मत्वादनवरुद्ध इसकी व्याख्या क्या की थी, जो कर्मत्व में विशेषणत्व अनन्वित हो, ठीक। किंतु ग्रंथकार कहते हैं कर्मत्वाद्यनवरुद्ध का अर्थ आपको करना है इतर विशेषणत्वेन तात्पर्य विषयत्वम। तो जो इतर विशेषणत्वेन तात्पर्य का अविषय हो और जो प्रथमांत पदोपस्थाप्य हो वह संख्या विधान योग्य होता है। अब प्रश्न होगा ऐसी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है, अभी तक जो व्याख्या वो ठीक तो है। तो कहेंगे एक प्रयोग है चैत्र एवं मैत्रो गच्छति। तो चैत्र एवं मैत्रो गच्छति, यहाँ पर गच्छति जाता है, कौन जाता है, मैत्र गच्छति, मैत्र जा रहा है, चैत्र नहीं जा रहा है। तो गच्छति में जो ती है, जो आख्यात है उसका जो अर्थ एकत्व है, तो उस आख्यात अर्थ का अन्वय कहाँ होना है, मैत्र में होना है। किंतु चैत्र में भी संख्यान्वय की आपत्ति आएगी। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं संख्या विधान योग्य कौन होता है, जो कर्मत्व आदि से अनवरुद्ध हो, ठीक। तो जो चैत्र है
वो कर्मत्व आदि से अवरुद्ध नहीं है। चैत्र कर्मत्व में विशेषण नहीं है। कर्मत्व आदि से हम क्या समझते हैं? कर्मत्व आदि में जो आदि पद है उससे हम कर्मत्व, करणत्व, संप्रदानत्व, जो विभक्त अर्थ है, कारक विभक्त अर्थ है, उनको लेते हैं। तो जो कर्मत्व आदि में, कर्मत्व में, करणत्व में, संप्रदानत्व में, अपादानत्व में जो विशेषणतया अन्वित न हो, वह कर्मत्व आदि अनवरुद्ध है। तो चैत्र जो है वो भी कर्मत्व आदि में अनवरुद्ध है। और प्रथमांत पदोपस्थाप्य भी है, चैत्र पदोत्तर प्रथमा विभक्ति है। अतः कर्मत्व आदि से अनवरुद्ध होने के कारण और प्रथमांत पदोपस्थाप्य होने के कारण आख्यातार्थ जो संख्या है उसका अन्वय जिस प्रकार मैत्र में होता है, चैत्र में होने की आपत्ति आएगी। ठीक है, चैत्र संख्यान्वयापत्ति। इसलिए कर्मत्वादि अनवरुद्ध का अर्थ हमको करना पड़ेगा इतर विशेषणत्वेन तात्पर्य विषयत्वम। इसका तात्पर्य क्या है कथन का? इस कथन का हम कर्मत्व आदि में आदि पद से कर्मत्व, करणत्व आदि जो विभक्त अर्थ को ले रहे हैं। ग्रंथकार का आशय है केवल विभक्त अर्थ मात्र नहीं लेना, इसकी सीमा को आप बढ़ा दीजिए। इतर विशेषणत्वेन, कहीं पर भी विशेषण नहीं होना चाहिए। केवल विभक्त अर्थ में विशेषण नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, कहीं पर भी इतर मात्र में विशेषणत्वेन जो तात्पर्य का विषय हो वह कर्मत्वादि अनवरुद्ध है। इससे क्या होगा? चैत्र एवं मैत्र गच्छति में अब चैत्र में संख्यान्वय की आपत्ति नहीं आएगी, न चैत्र संख्यान्वय। क्यों? देखिए यहाँ पर हम बोध किस प्रकार से करते हैं। तो मैत्र गच्छति में तो आप जानते हैं गमनानुकूल कृतिमान मैत्र, और चैत्र एवं का अन्वय करना है मैत्र में, क्योंकि मैत्र मुख्य विशेष्य है। तो मैत्र कीदृश है? चैत्र एवं मैत्र गच्छति, चैत्र प्रतियोगी के सादृश्य नियोगी मैत्र। इव का अर्थ हो गया सादृश्य। अब जो चैत्र है उसका प्रतियोगिकत्व संबंध से सादृश्य में अन्वय करेंगे। चैत्र प्रतियोगिकम सादृश्यम, तार से सादृश्य का अनुयोगी कौन है? मैत्र है। तो चैत्र प्रतियोगी के सादृश्य अनुयोगी मैत्र, गमनानुकूल कृतिमान। इस प्रकार से चैत्र एवं मैत्र गच्छति वाक्य का वाक्यार्थ बोध हम करेंगे। अब यहाँ पर जो चैत्र है वो प्रतियोगिता संबंध है न, अथवा प्रतियोगिकत्व संबंध है न, सादृश्य में विशेषण है। तो इतर विशेषण तात्पर्य का विषय हुआ। इतर हो गया आपका सादृश्य, तो इतर विशेषण तात्पर्य का विषय हो गया। तो इतर विशेषण तात्पर्य विषयत्वम चैत्र में नहीं जाएगा। और जो मैत्र है वो विशेष्य है, वो कहीं पर भी विशेषण तात्पर्य का विषय नहीं है। अतः मैत्र में ही संख्या का अन्वय होगा। ठीक है, तेन चैत्र एवं मैत्र गच्छति इत्यादौ न चैत्र संख्यान्वय, चैत्र में संख्यान्वय की आपत्ति नहीं आएगी। ठीक, अब प्रश्न है तो आप केवल कर्मत्वादि अनवरुद्ध इतने कहिए, इतर विशेषण तात्पर्य विषयत्वम इतने कहिए, वो प्रथमांत पदोपस्थाप्य कहने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। तो इसके उत्तर में ग्रंथकार कहते हैं यत्र कर्मादौ न विशेषणत्व तात्पर्यम तद्वारणाय प्रथमांतेति। अब एक प्रयोग लेते हैं, चैत्र तंडुलम पचति। ठीक है, तो चैत्र तंडुलम पचति, इस प्रयोग में जो तंडुल है उसका निष्ठत्व संबंध है ना, हम कर्मत्व में अन्वय करते हैं। ठीक, किंतु वक्ता का जो तात्पर्य है, वक्ता का ऐसा तात्पर्य नहीं है कि तंडुल कर्मत्व में विशेषण हो, तार से तात्पर्य विषय तो नहीं है। देखिए वस्तुतः होना एक अलग चीज है और तात्पर्य विषय होना एक अलग चीज है। वक्तुर इच्छा तो तात्पर्यम, वक्ता की इच्छा ऐसा नहीं है कि तंडुल कर्मत्व में विशेषण बने। अतः यहाँ पर इतर विशेषण तात्पर्य का अविषय हो गया तंडुल। यद्यपि वस्तुतः वह कर्मत्व में विशेषण है, किंतु विशेषणत्व तात्पर्य का विषय नहीं है। प्रयोग करते समय में वक्ता की इच्छा ऐसी नहीं है कि तंडुल कर्मत्व में विशेषण हो, तो विशेषणत्व तात्पर्य अविषयत्व आ गया तंडुल में। अतः अब तंडुल में भी संख्यान्वय होने की आपत्ति आएगी। ठीक है, स्पष्ट है। इसके लिए प्रथमांत पदोपस्थाप्य ये भी कहना है। तो जो तंडुल है वो द्वितीयांत पदोपस्थाप्य है, वो प्रथमांत पदोपस्थाप्य न होने के कारण आख्यातार्थ जो संख्या है इसका अन्य तंडुल में नहीं होगा। ठीक है, तो ये तावता क्या सिद्ध हुआ कि संख्या विधान योग्य कर्मत्वादि अनवरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य, जो कर्मत्वादि से अनवरुद्ध हो, इतर विशेषण तात्पर्य का विषय हो, और जो प्रथमांत पदोपस्थाप्य हो उसमें आख्यातार्थ संख्या का अन्वय होता है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रंथकार प्रकारांतरेण पुनः व्याख्या करते हैं। जो कर्मत्वाद्यन विरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य हम व्याख्या किया है, तो जो कर्मत्वाद्यन विरुद्ध है उसकी व्याख्या हमने क्या की है, इतर विशेषणत्व तात्पर्य विषयत्वम। ठीक। किंतु अब ग्रंथकार क्या कहने जा रहे हैं कि कर्मत्वाद्यन विरुद्ध जो प्रथम दल है उसका अर्थ इतर विशेषणत्व तात्पर्य विषयत्वम नहीं करना है, अभी तो तात्वर्थातिरिक्ता विशेषणत्वम प्रथम दलार्थ। ठीक। तेन चैत्र मैत्रो गच्छति इत्यत्र चैत्रादेर वारणम। तो चैत्र एवं मैत्रो गच्छति में क्या क्या होता है, चैत्र सादृश्य में विशेषण है। ठीक है, हमने चर्चा की इवार्थ जो सादृश्य है उसमें चैत्र विशेषण है। तो धात्वर्थ से जो अतिरिक्त हुआ, सादृश्य धात्वर्थ नहीं है, वो इवार्थ है, इव धातु नहीं है। तो धात्वर्थातिरिक्त जो सादृश्य है उसमें चैत्र विशेषण हो रहा है। तो धात्वर्थातिरिक्त में अविशेषण होना चाहिए, और जो प्रथमांत पदोपस्थाप्य होना चाहिए वह संख्या विधान योग्य होता है। अतः चैत्र में संख्यान्वय की योग्यता नहीं है, और मैत्र जो है वो कहीं पर भी विशेषण नहीं है, तो धात्वर्थातिरिक्त में वो अविशेषण है, और प्रथमांत पदोपस्थाप्य तो है ही है। अतः मैत्र में ही संख्या का अन्वय होगा, चैत्र में संख्या का अन्वय नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर हम वारण कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा उपाय हुआ। अब प्रश्न आया, तब आप इतना ही कहिए, धात्वर्थातिरिक्ता विशेषणत्वम प्रथमांतो पदोपस्थाप्यत्वम क्यों कहते हैं, कर्मत्वाद्यन विरुद्ध प्रथमांत पदोपस्थाप्य। अब कर्मत्वाद्यन विरुद्ध का आपने व्याख्या किया धात्वर्थातिरिक्ता विशेषणत्वम, तो प्रथमांत पदोपस्थाप्य को छोड़ देते हैं। जो धात्वर्थातिरिक्त में अविशेषण होता है वही संख्या विधान योग्य होता है, ऐसा कहा जाए। तो ग्रंथकार कहते हैं यदि हम उतना ही कहेंगे तो स्तोकम पचती, ये जो प्रयोग है। ठीक है, तो स्तोकम पचती में जो स्तोक है थोड़ा पकाता है। थोड़ा का अर्थ है यहाँ पर मात्रा नहीं है, कितना 1 किलो पका रहा है, 2 किलो पका रहा है। तो जितना 10 किलो पकाना था 5 ही किलो पकाया तो स्तोकम पचती, ऐसा नहीं है। जो पकना था अच्छी तरह से, अच्छी पूरा पका नहीं है, थोड़ा कम पकाया। ठीक है, थोड़ा कच्चा ही रह गया, तो ये हो गया स्तोकम पचती। तो जो स्तोक है वो धात्वर्थ जो पाक है उसमें विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के बहुत से प्रयोग आते हैं, शीघ्रम धावती इत्यादि। तो स्तोकम पचती यहाँ पर जो स्तोक है वो धात्वर्थ में विशेषण है, तो धात्वर्थातिरिक्त में विशेषण नहीं है। तो यहाँ स्तोक में आख्यातार्थ संख्या के अन्वय होने की आपत्ति आएगी। किंतु चैत्र स्तोकम पचती है, तो कर्ता तो चैत्र है, उसमें आख्यातार्थ संख्या का अन्वय होना है, स्तोक में संख्या का अन्वय होना नहीं है। यदि हम केवल धात्वर्थातिरिक्ता विशेषणत्वम कहते हैं तो जो स्तोक है वो धात्वर्थ में विशेषण है, धात्वर्थातिरिक्त में विशेषण नहीं है, तो स्तोक में भी संख्यान्वय होने की आपत्ति आएगी। अतः द्वितीय दलम प्रथमांत पदोपस्थाप्य कहना चाहिए। तो जो स्तोक है वो क्रिया विशेषण होने के कारण क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम क्लीवत्वम च यह अनुशासन है। तो इस अनुशासन के बल पर वहां पर कर्मत्व और क्लीवत्व होता है। ठीक है, तो प्रथमांत पदोपस्थाप्य नहीं हुआ, और द्वितीयांत पदोपस्थाप्य होने के कारण उसमें संख्यान्वय की आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया समाधान। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे एवं व्यापारे भी न शक्ति ही गौरवात। देखिए हम चर्चा क्या कर रहे हैं, आख्यात की शक्ति कृति में है, कर्ता में नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं, मीमांसक प्राय कहते हैं कि आख्यात की शक्ति व्यापार में है, कृति में शक्ति नहीं है। एक ने कहा, वह कहते हैं आख्यात की शक्ति आख्यातार्थ व्यापार होता है। तो नैयायी कहते हैं कि व्यापार है भी न शक्ति, आख्यात की शक्ति व्यापार में है ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यापार की जब हम परिभाषा करने जाएंगे तज्जन्यत्व श्री तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम इत्यादि, तो उसमें गौरव होता है। कृति में मानने पर ही, कृति में शक्ति मानने पर ही कृतित्व कृति का हम ग्रहण कर लेते हैं, शक्यतावच्छेद कृतित्व बनता है, तो यहाँ पर लाघव होता है। अतः व्यापार है भी न शक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हुआ। क्या प्रश्न उपस्थित हुआ, रथो गच्छति में आप क्या करोगे। जो लोग व्यापार में शक्ति मानते हैं वो प्रश्न पूछते हैं नैयायिक को, रथो गच्छति। तो रथो गच्छति में यदि आख्यात का अर्थ कृति मानोगे तो वहां पर कीदृश बोध होना चाहिए, गमनानुकूल कृतिमान रथ है बोध होना चाहिए। गम धातु का अर्थ हुआ गमन, टी का अर्थ आप कहोगे कृति, और कृति का जो रथ में अन्वय होगा तो गमनानुकूल कृतिमान रथ, ऐसा बोध करना पड़ेगा आपको।
जो कि बाधित है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, क्योंकि रथ कृति का आश्रय नहीं है। रथ तो जड़ पदार्थ है, कृति तो कर्ता चेतन में रहने वाला धर्म है। तो यहाँ पर गमनानुकूल कृतिमान रथ, ऐसा तो बोध आप कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर कृति अर्थ आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको अर्थ करना पड़ेगा व्यापार। क्योंकि रथ में यद्यपि कृति नहीं है, किंतु रथ में व्यापार है। तो रथो गच्छति यहाँ पर ती के जो आख्यात है उसका अर्थ कृति नहीं मान सकते, इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा? व्यापार मानना पड़ेगा। इसलिए आख्यात अर्थ व्यापारी मान लो, ये उनका प्रश्न है। तो नहीं, यह कहेगा देखिए जहां पर बाधा होती है, जहां पर हम जहां आख्यात अर्थ कृति नहीं मान सकते, बाद आदि उपस्थित होते हैं, तो वहां पर हम व्यापार में लक्षण करेंगे। गच्छति यहाँ पर, रथो गच्छति यहाँ पर चैत्र गच्छति कहेंगे तो गमनानुकूल कृतिमान चैत्र कहेंगे। किंतु रथ गच्छति जब बोध होता है, प्रयोग होता है, तो गमनानुकूल कृतिमान रथ ऐसा अन्वय नहीं कर सकते, योग्यता नहीं है। अतः वहां पर हम क्या करेंगे? जहां पर अन्वय की योग्यता नहीं होती है, शक्यार्थ बाधित होता है, जैसे गंगायम घोषः, वहां पर हम लक्षणा करते हैं। तो लक्षणा एक जगह हमने की, इसका अर्थ सर्वदा गंगा पद का अर्थ तीर होता है, ऐसा तो हम नहीं कहते। लक्षणा कब होती है? जब शक्यार्थ का बाद होता है अथवा तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है। तो यहाँ पर तात्पर्य अनुपपन्न होने के कारण व्यापार में हम लक्षणा करेंगे। ठीक है, तो व्यापार में लक्षणा करने पर भी धात्वर्थ ही गमन उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है, फिर व्यापार का व्यापार में अन्वय करना पड़ेगा, तो फिर गौरव होगा ये, अगर आश्रयत्व में लक्षणा करेंगे। तो गमनाश्रयतावान रथ, इतना ही बोध होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? आश्रयत्व में लक्षणा करेंगे। ठीक, और भी कुछ उदाहरण बता रहे हैं जहां पर लक्षणा करनी है। जानाति इत्यादि आश्रयत्वे निरूढ़ लक्षणा, यहाँ पर हमने करना है आपको। देखिए जानाति, चैत्र जानाति आप प्रयोग करते हैं, तो जानाति में ती का अर्थ यदि आप कृति करेंगे तो ज्ञानानुकूल कृतिमान चैत्र करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ज्ञानानुकूला कृति नहीं होती है, ज्ञान जनिका कृति नहीं होती है, ज्ञान जन्य कृति होती है। जानाति इच्छति यतति, पहले हम लोगों को ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का, उसके अनंतर इच्छा होती है, उसके अनंतर हम प्रयत्न करते हैं, तो ज्ञान से जन्य कृति है। तो ज्ञानानुकूला ज्ञान जनिका कृति नहीं है, तो वहां पर अनुकूलत्व संबंध से ज्ञान का कृति में अन्वय नहीं कर सकते। ठीक, अतः चैत्र जानाति का अर्थ होता है चैत्र ज्ञानवान, इतना ही उसका अर्थ है। चैत्र ज्ञानानुकूल कृतिमान ऐसा अर्थ नहीं है। चैत्र जानाति अर्थात चैत्र ज्ञानाश्रयतावान, ज्ञान निर्भित आश्रयतावान। अतः जानाति यहाँ पर जो ती है आख्यात, उसका अर्थ हम क्या करेंगे? आश्रयत्वम। तो आश्रयत्व में निरूढ़ा लक्षणा, अनादि तात्पर्यवती लक्षणा, निरूढ़ा लक्षणा, अनादि तात्पर्यवती लक्षणा, निरूढ़ा लक्षणा। शक्तिवत अर्थ को उपस्थापन कराने वाली जो लक्षणा होती है उसको हम निरूढ़ा लक्षणा कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए गच्छति में क्या हो रहा है? कदाचित गमनानुकूल कृतिमान चैत्र, कदाचित गमनाश्रयतावान रथ। ठीक, किंतु जानाते यहाँ पर कभी भी हम गमनानुकूल कृतिमान चैत्र ऐसा नहीं करते। यहाँ सर्वदैव आख्यात का अर्थ आश्रयत्व होता है, अतः इस लक्षण को हम कहते हैं निरूढ़ा लक्षणा। तो जानाते यहाँ पर हम क्या करेंगे? आश्रयत्व में निरूढ़ा लक्षणा करेंगे। नश्यति, यहाँ भी निरूढ़ा लक्षण है, घटः नश्यति, तो हम कहेंगे घटः नश्यति, तो नश धातु का अर्थ हुआ नाश, ती का अर्थ आप करेंगे कृति, तो नाशानुकूल कृतिमान घटः, ऐसा तो प्रयोग होगा नहीं। मान लीजिए घट की जगह कोई गौ कहेंगे, गौ नश्यति, नाशानुकूल कृतिमान गौ, ऐसा भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नाशानुकूला कृति गौ में नहीं है। ठीक है, तो वहां पर यह अर्थ बाधित हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे? गौ नश्यति अथवा घट नश्यति का अर्थ है नाश प्रतियोगी घटः, नाश प्रतियोगितावान गौ, अतः वहां पर आख्यात अर्थ करेंगे प्रतियोगिता। ठीक, तो ये भी निरूढ़ा लक्षण है। तो जानाति यहाँ पर आश्रयत्व में हम निरूढ़ा लक्षण कर लेते हैं, नश्यति यहाँ पर प्रतियोगित्व में निरूढ़ा लक्षण कर लेते हैं, और गच्छति इत्यादि स्थल में भी यथा योग्य लक्षण कर लेते हैं आवश्यकता होने पर, तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर। अन्यत्र सर्वत्र आख्यातार्थ कृति कहना चाहिए, तो कृति में ही शक्ति है, व्यापार में शक्ति नहीं है। व्यापार आदौ लक्षणा आवश्यकतायाम सत्याम। ठीक, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये व्याकरणा शक्ति ग्रह की चर्चा हमने कर ली। आगे है उपमाना शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह व्याकरण उपमान।
दूसरा जो शक्ति ग्रह का उपाय है वो है उपमान। तो उपमान से शक्ति ग्रह किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन हमने कर लिया है। तथोक्तम, यथा शक्ति ग्रह तथा उक्तम। ठीक है, तो हम भी तथ उक्तम करके आगे बढ़ते हैं। एवं कोशाद अभिशक्ति ग्रह, कोश के द्वारा शक्ति ग्रह होता है, हम लोग जानते हैं अमर कोश आदि है। ठीक है, यहाँ पर भी सती बाधक है क्वचित त्यजते, कोश के द्वारा जहां पर शक्ति ग्रह हमको होता है वहां पर कदाचित बाधक होने पर उसका हम परित्याग कर लेते हैं। जैसे यथा नीलादि पदानाम नील रूपादौ नील विशिष्ट शक्ति ही कोशेन व्युत्पादिता, तथापि लाघवात नीलादौ एव शक्ति ही नीलादि विशिष्ट तो लक्षणा इति। देखिए, एक अमर कोश का प्रयोग है, गुणे शुक्लादय पुंसी गुणलिंगासु तद्वती। जो शुक्लादि शब्द होते हैं जब गुण के वाचक होते हैं तब पुंसी पुल्लिंग में उनका प्रयोग होता है, और तद्वत के जब वाचक होते हैं शुक्लो घटः नीलो घटः, तो शुक्ल शब्द घट का वाचक हो रहा है, तो गुणलिंगा नीलम वस्त्रम, मतलब विशेष्य लिंग हो जाते हैं, विशेष्य का जो लिंग है उसके अनुसार इनका लिंग परिवर्तन होता है। किंतु जब गुणवाचक होते हैं तो वो केवल पुल्लिंग होता है, शुक्ल नील प्रयोग करेंगे जब गुण को बताना होगा। अब गुणी को बताना होगा तो गुणी के लिंग के अनुसार इनका लिंग परिवर्तन होगा। ठीक, इससे क्या ग्रंथकार बता रहे हैं कि नील शब्द की शक्ति शुक्ल शब्द की शक्ति शुक्ल रूप में भी है, गुण में भी है, इनमें गुणवाचकता भी है और गुणीवाचकता भी है, गुणी में भी शक्ति है। ठीक है, यथा नीलादि पदानाम नील रूपादौ नीलादि विशिष्ट शक्ति, नील रूप भी उसका अर्थ है और नील विशिष्ट जो गुणी है वो भी उसका अर्थ है, तो दोनों में शक्ति है। नाना शक्ति का प्रतिपादन कोशकार कर रहे हैं, कोशेन व्युत्पादिता, तथापि लाघवाद नीलादौ एव शक्ति, नैयायी कहते हैं नाना शक्ति कल्पना करने में गौरव होता है। एक ही जो नील पद है उस नील पद की नील रूप में भी शक्ति और नील विशिष्ट जो घटादि है उनमें भी शक्ति मानने में गौरव है। अतः नील पद का अर्थ करना चाहिए नील रूप, केवल गुणवाचकता उनमें होती है। प्रश्न आएगा नीलो घटः जब हम कहते हैं तो वहां पर नील पद नील गुण को नहीं बताता है, वहां नील गुणी को बताता है, गुण विशिष्ट को बताता है, तो नीलादि विशिष्ट में तो शक्ति आपको माननी चाहिए, ये प्रश्न है। तो नैयायी कहेगा नीलादि विशिष्ट लक्षणा, जब नीलो घटः प्रयोग हम करते हैं वहां पर नील पद का अर्थ नील रूप करेंगे तो घट में अन्वय तो हो नहीं सकता, दोनों समान, दोनों प्रथमांतार्थ होने के कारण समान विभक्ति पदोपस्थाप्य होने के कारण वहां पर अवेदान्वय बोध करना होता है, वहां पर हम वेदान्वय बोध नहीं कर सकते। ठीक है, अतः वहां पर नील पद की नील विशिष्ट में हम लक्षणा करेंगे। ठीक, इसका नैयायिक ये नहीं कहता है कि नील पद नील विशिष्ट का उपस्थापक नहीं होता, किंतु नील पद नील विशिष्ट का जब उपस्थापन कराता है तब लक्षणया कराता है, शक्ति के द्वारा नहीं कराता है, नाना शक्ति मानने में गौरव होता है। ठीक है, तो हो गया। तो कोश ने कहा कि नीलादि पदानाम नीलादि विशिष्टे नीलादौ नीलादि विशिष्टे शक्ति। अब नैयायी कहते हैं कि नहीं, नीलादि जो गुण है गुणवाचकता है नील शब्दों की है, जब गुणी का जब उपस्थापन कराता है तब वो लक्षणया उपस्थापन कराता है, शक्त्या गुणी का उपस्थापन नहीं कराता। ठीक है, तथा भी लाघवाद नीलादो एवं शक्ति ही नीलादि विशिष्टे तु लक्षणा। एवं आप्तवाक्यात अपि, तो शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमान कोशात आप्तवाक्यात, आप्तवाक्य से भी शक्ति ग्रह होता है। जैसे हमको कोकिल शब्दार्थ ज्ञात है, पिक शब्दार्थ ज्ञात नहीं है, तो उस समय में किसी आप्त ने हमको आकर कहा कोकिल पिक शब्द वाच्य, पिक शब्द का वाच्य कौन है, कोकिल है, तो हमको कोकिल में शक्ति ग्रह है पहले कोकिल पद में, जिसको कोकिल पदार्थ से भी नहीं ज्ञान होगा तब तो समस्या होगी ना। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जिसको कोकिल शब्दार्थ ज्ञात है, कोकिल पद का कोकिल पद वाच्य, इस प्रकार का शक्ति ग्रह जिस व्यक्ति को है उसको पिक शब्दार्थ जब ज्ञात नहीं है तो किसी आप्त ने आकर कहा कोकिला पिक शब्द वाच्य, तो वहां पर पिक शब्द का भी शक्ति ग्रह उस व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है, इत्यादि शब्दात पिकादि शब्दानाम कोकिल शक्ति ग्रह। ठीक, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ये हो गया आप्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। एवं व्यवहाराद अपि, तो ये जो व्यवहार है मुख्य रूपेण शक्ति ग्रह का कारक है। ठीक, उपाय है। तो देखिए कहानी सुनाते हैं ग्रंथकार। यथा प्रयोजक वृद्धेन घटमान इति उक्तम, दो वृद्ध हैं, एक बालक है, तो एक बालक की अपेक्षा दो वृद्ध हैं,
ठीक है, वो वृद्ध ही है ऐसा जरूरी नहीं है, वृद्धत्व अपेक्षा के अनुसार होता है। तो एक लघु बालक है, तो उनसे दो बड़े हैं, तो उसके लिए दोनों वृद्ध हैं। एक प्रयोजक वृद्ध है जो आज्ञा दे रहा है ऐसा करो ऐसा करो, दूसरा प्रयोजक वृद्ध है वो आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है, तो प्रयोजक वृद्ध ने क्या कहा, घटम आनयति उत्तम, घटम आनय कहा। तो जो तत्श्रुत्वा ऐसा सुन करके जो प्रयोज्य वृद्ध है वो घट आनीत, वो घट लाता है। तो जो बालक है तदवधार्य उसको देख करके सावधान पूर्वक वो देख रहा है क्या हो रहा है। ठीक, जो पार्श्वस्थ बाल है, नजदीक में जो बालक बैठा है, वो विचार करता है कि घटानयन रूपम जो कार्यम, ये जो प्रयोज्य वृद्ध था वो जाकर के घट लाया। वो प्रश्न उसके मन में आता है कि घट लाया क्यों, तो उसके घटानयन के प्रति जो का प्रयोजक है वहां तो बाकी कुछ ऐसा उसको दिखता नहीं है, उसको एक ही चीज दिखाई देता है, जब प्रयोजक वृद्ध ने घटम आने शब्द का प्रयोग किया तब उसने इस घट को ले आया। ठीक, तो घटम आने यदि शब्द प्रयोज्यम, ये जो घटानयन रूप जो कार्य है वो घटम आने इस शब्द से प्रयोज्य है, ऐसा वो अवधारण कर लेता है, निश्चय कर लेता है। ठीक, फिर ततश्च फिर प्रयोजक वृद्ध ने क्या कहा, घटम नय, घट को ले जाओ। फिर गाम आनय, गौ को ले आओ, कहीं पर गाम बधाना ऐसा पाठ है। ठीक, तो फिर वो क्या करता है प्रयोज्य वृद्ध, घट को ले जाता है, फिर गाय को ले आता है। ठीक, तो घटम नय गाम आना इत्यादि वाक्यात आवापोद वापाभ्याम, यहाँ आवाप और उद्वाप हो रहा है, किन्हीं पदों का आपाप और किन्हीं पदों का उद्वाप, किसी को जोड़ा जा रहा है किसी को घटाया जा रहा है। ठीक, पहले घटम आनय कहा था, बाद में घटम नय कहा, तो आने की जगह पर नय का प्रयोग किया। घट शब्द वहां पर पहले भी था अभी भी है। ठीक, और फिर गाम आने कहा। ठीक, तो आने पहले घटम आने में आने था, यहाँ अभी गाम आने हो गया। इस प्रकार से शब्द का आवाप और उद्वाप हो रहा है, किन्हीं को कुछ शब्दों को जोड़ा जा रहा है कुछ शब्दों को घटाया जा रहा है। इस प्रकार से वो देखता है, घटम आने जब कहा था तो घट ले आया, और घटम नय जब बोल रहा है तो घट ले जा रहा है। ठीक है, तो घट दोनों जगह पर प्रविष्ट हो रहा है, तो घट शब्द वो जब बोल रहा है तो उस वस्तु को, घट वस्तु जो बालक देख रहा है उसका नयन और आनयन क्रिया हो रही है। ठीक, इस प्रकार से बार बार देख करके अवधारण करके घट पद की जो शक्ति है वो कार्यान्वित घटादो शक्तिम गृह्णाति। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि घट पद की शक्ति इस घट में है इतने नहीं, कार्यान्वित घटादो, जब घटम आनय घटम नया, ये जो आनय नय आदि शब्द हैं, ठीक है, ये कार्यतावाचक शब्द हैं। लिंग लोट तब्यत, जहाँ लिंग का प्रयोग होता है लोट का प्रयोग होता है, तो लिंग लोट और तब्यत प्रत्यय आगंतव्यम खादितव्यम पठितव्यम, तो जहाँ लिंग लकार का प्रयोग होता है और लोट लकार का जो प्रयोग होता है, तब्यत का प्रयोग होता है, तो लिंग लोट तब्यत का जो अर्थ है वो कार्यता है। ठीक, तो जब बालक प्रथमतः शक्ति ग्रह जब करता है तो घट पद की शक्ति घटत्वावच्छिन्न घट में इस प्रकार से वो शक्ति ग्रह नहीं करता है, वो कार्यतावाचक पद के समाधान होने पर ही घटम आनय घटम नय इत्यादि प्रयोग करने पर ही वो घट पद की शक्ति को गृहित करता है। केवल घट कहने पर उसको शक्ति ग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो उसको समझ में आता है कि घट पद की शक्ति कार्यान्वित घटादि में है। इस प्रकार से व्यवहार के द्वारा बालक, हम लोग जब बचपन में हम लोगों ने भाषा कैसे सीखी, मातृभाषा सीखते किस प्रकार से, वो सुन करके व्यवहार करते हुए। ठीक है, तो कार्यान्वित घट में शक्ति का ग्रह होता है, ये हो गया व्यवहारा शक्ति ग्रह। किंतु यहाँ पर नैयायिक बाद में क्या करता है, प्रथमतः यद्यपि कार्यान्वित घटादि में शक्ति ग्रह होता है, किंतु कालांतर में वो कार्यान्वित तो छूट जाता है, तो घट पद से घटत्वावच्छिन्न शक्ति ऐसा निर्धारण कर लेता है। ठीक है, जैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क पढ़ाना होता है, तो कमल क ऐसा पढ़ाते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा तो कमल क पढ़ता है, उसको क लिखा हुआ अक्षर दिखाएंगे तो कमल क पढ़ेगा, केवल क नहीं पढ़ता। ठीक है, तो खरगोश ख ऐसा पढ़ेगा, ख उसके सामने होगा तो ख नहीं पढ़ेगा, खरगोश ख पढ़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या समझ में आता है कि क पद के जो है वो कमल विशिष्ट क में क पद की शक्ति है, खरगोश विशिष्ट ख जो है ख पद का वाच्य है, ऐसा वो समझता है। तो आदौ ऐसा समझने पर भी कोई उसको मना नहीं करता है। ठीक, सब लोग कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किंतु कालांतर में उसको समझ में आ जाता है क माने केवल क। ठीक, इस प्रकार से आरंभ में कार्यान्वित घटादि में शक्ति ग्रह होने पर भी वास्तव में पुनः कालांतर में जब उसको निर्णय हो जाता है अभ्यास करते करते, वो अवधारण कर लेता है कि घट पदस्य घटत्वावच्छिन्न शक्ति ही, इस प्रकार से व्यवहार से भी शक्ति ग्रह होता है। ठीक,
अब यहाँ पर कुछ विचार है। क्या विचार है? इत्थंच भूतले नीलो घटे इत्यादि वाक्य न सावधबोधः। अब एक प्रश्न आया, अब घटादि पदानाम कार्य तो घट में शक्ति ग्रह होता है, यही मानकर चलना है हमको। ठीक, तो किसी ने भूतले नीलो घट जब प्रयोग किया तो वहां पर सावधबोध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि घटपद की शक्ति किसमें है? कार्यान्वित घट में है। अर्थात घटपद के द्वारा अर्थ की उपस्थिति तभी होगी जब कार्यता वाचक पद का समावधान रहेगा, ये उसका तात्पर्य है। ठीक, एक ग्रंथकार बता रहे हैं, देखिए, घटादि पदा नाम कार्यान्वित घटादि बोधे सामर्थ्यावधारणात्। ठीक, कार्यता बोधम प्रति च लिंगादि नाम साधर्म्यात्। कार्यता बोधम प्रति च लिंगादि नाम सामर्थ्यात्। कार्यता बोध करने के लिए लिंगादि चाहिए, लिंग लोट तबियत चाहिए। और यहाँ पर तो भूतले नीलो घट, यहाँ पर न तो लिंग लकार का प्रयोग है, न तो लोट का है, न तबियत का प्रयोग है। तो यहाँ पर घटपद होने पर भी उसका सामर्थ्य नहीं है, वो असमर्थ हो गया, वो अर्थ का उपस्थापन नहीं करा सकता। ठीक है, तदभावात लिंगादि पद के न होने के कारण, कार्यतावाचक पद के न होने के कारण, तो जब कार्यतावाचक पद नहीं है तो कार्यता विशिष्ट घट पद में शक्ति ग्रह है, तो कार्यतावाचक पद के न होने के कारण उसके द्वारा अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी, तो कथम शब्दबोध, शब्दबोध नहीं हो पाएगा, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो इति केचित, ऐसा किसी का प्रश्न है। तो इसको लेकर के आगे ग्रंथ की, आगे इस पर काफी लंबा चौड़ा विचार है, मीमांसकों का मत है। ठीक है, मीमांसक यही कहते हैं कि कार्यान्वित घटादि में ही घटपद की शक्ति होती है, किंतु नैयायिक बाद में कहेगा कि घटपद की शक्ति केवल घटत्वावच्छिन्न घट में है। तो इस पर कुछ विचार है, उस विचार की चर्चा को हम आगे अग्रिम पाठ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।